झारखंड में दुमका की 17 साल की अंकिता सिंह की उसी की कॉलोनी के युवक शाहरुख हुसैन ने जान ले ली। घर में सोते समय खिड़की से पेट्रोल डालकर उसको आग में झोंक दिया। रांची के रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 5 दिन इलाज चला, लेकिन वो नहीं बची। अंकिता एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। उसकी मौत के बाद दुमका के लोगों में काफी गुस्सा है। अंकिता दुमका में जहां रहती थी वहां हिंदू और मुस्लिम की मिलीजुली आबादी है। उसके पिता संजीव सिंह बिस्किट कंपनी में सेल्समैन है। मां की 1 साल पहले मौत हो चुकी है। घर में वो, पिता, दादा और 12 साल का छोटा भाई है। अंकिता पिछले 2 साल से एक ऐसा दर्द झेल रही थी जिससे वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। इस तकलीफ का नाम था शाहरुख हुसैन। शाहरुख की इमेज मोहल्ले में एक आवारा किस्म के लड़के की थी जिसका काम लड़कियों को लुभाना और उनको अपने चंगल में फंसाना। वो मोहल्ले की लड़कियों को अक्सर परेशान किया करता था। ये इंसिडेंट बहुत ही पेनफुल है और इससे महिला सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी विक्टिम के मरने से पहले दिया स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे ये दोषी को फांसी के फंदे तक ले जा सकता है, ओवरऑल कहें तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। अंकिता सिंह ने दम तोड़ने से पहले 2 स्टेटमेंट दिए थे। पहले स्टेटमेंट उसने कहा था, शाहरुख हुसैन 10-15 दिन से मुझे परेशान कर रहा था, मेरा मोबाइल नंबर ले लिया था, मुझे फोन करके दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। दूसरे स्टेटमेंट में 22 अगस्त की रात शाहरुख ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वो मुझे मार देगा। 23 अगस्त की सुबह शाहरुख ने पेट्रोल छिड़ककर मुझे जला डाला और 5 दिन बाद 29 अगस्त रात को 2:30 बजे अस्पताल में अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। किसी भी ऑफेंस में विक्टिम के मरने से पहले दिया गया स्टेटमेंट या डाइंग डिक्लेरेशन को सच्चा सबूत माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32 क्लॉज 1 के मुताबिक डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट फैक्ट्स या रिलेटेड फैक्ट से जुड़ा किसी व्यक्ति का रिटन या ओरल स्टेटमेंट या हाव भाव या सवाल जवाब के रूप में या इशारे पर बेस्ड होता है, जिसे देने के बाद उसकी मौत हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए झारखंड केस में जिंदा जलाई गई अंकिता ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले अपनी मौत की वजह शाहरुख हुसैन नाम के शख्स को उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने को बताया था। अंकिता का यह स्टेटमेंट ही मरने से पहले का बयान डाइंग डिक्लेरेशन है। विक्टिम के मरने से पहले का स्टेटमेंट कोर्ट में एज एन एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है और इंडियन लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है, इसलिए कोर्ट उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करती है। और डाइंग डिक्लेरेशन किस तरह से दिया जाए इसके लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है। अब यहां सवाल आता है कि कौन दर्ज कर सकता है डाइंग डिक्लेरेशन। मरने वाला व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड कर सकता है। हालांकि जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से केस को मजबूती मिलती है। वैसे ये स्टेटमेंट रिश्तेदार, पुलिस, डॉक्टर, वकील या कोई भी व्यक्ति के सामने दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को सीआरपीसी सेक्शन 164 के तहत उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो भी व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता है उसे इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि विक्टिम मेंटली फिट है। कई केस में डाइंग डिक्लेरेशन को एक घटना को साबित करने के लिए प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। डाइंग डिक्लेरेशन के कोर्ट में सबूत के तौर पर साबित होने के लिए जरूरी है कि विक्टिम ने यह स्टेटमेंट अपनी स्वेच्छा से और कॉन्शियस कंडीशन में दिया हो। अब ये समझते हैं कि इसे सबूत मानने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं। डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा बहुत ही वजनदार माना जाता है। खास बात यह है कि आरोपी के पास इसको लेकर के कोर्ट में आर्ग्यू करने का राइट नहीं होता है। यही वजह है कि कोर्ट हमेशा इस बात पर जोर देती है कि डाइंग डिक्लेरेशन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे कोर्ट को उसकी सच्चाई पर पूरा यकीन हो। सुप्रीम कोर्ट के 2001 के एक केस के डिसीजन के अकॉर्डिंग बयान देने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार मरने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति यदि ठीक है तो फिर बाकी एविडेंस के बगैर भी इसे डिसाइसिव एविडेंस माना जा सकता है। इस बारे में यह देखना जरूरी है कि उस समय इंडिपेंडेंट गवाह प्रेजेंट थे या नहीं और बयान लेने के लिए किसी प्रकार का दबाव या जोर जबरदस्ती ना की गई हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी वो कंडीशन है जिसमें इस स्टेटमेंट को कोर्ट सबूत नहीं मानता है। जहां पे डाइंग डिक्लेरेशन संदिग्ध हो यानी सस्पिशियस हो, बिना बाकी एविडेंस के उस पर कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही कोई भी कमजोर डाइंग डिक्लेरेशन सजा का बेस नहीं हो सकता है। एक केस है जयम्मा वर्सेस कर्नाटका। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मरने से पहले के स्टेटमेंट को यदि बहुत ही कानूनी तरीके से लिया गया है, जिसे ऐसा लगता है कि बाकी के लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर वो संदिग्ध हो जाता है। बयान देने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ और किस तरीके से बयान दिया है ये देखना भी जरूरी है। मरे हुए व्यक्ति ने साइन करने के बजाय सिर्फ अंगूठा लगाया है
तो उसकी जांच करना भी जरूरी है। कहीं इंटरेस्टेड पार्टी के दबाव में झूठा बयान तो नहीं लिखा गया है, इसे भी बाकी एविडेंस के बेस पर कोर्ट में देखा जाना चाहिए। अंकिता के मामले में इनमें से कोई भी बात लागू नहीं होती है, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि कोर्ट उसके आखिरी स्टेटमेंट को एविडेंस ना माने। और अगर मान लीजिए कि मरने से पहले एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो क्या होता है? इस कंडीशन में रिसेंटली माखन सिंह केस में, जिसमें मौत से पहले कई स्टेटमेंट थे, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मरने से पहले 2 या 2 से ज्यादा बयान है और उनमें किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो फिर दोनों इंक्लूडेड तौर पर डिसाइसिव एविडेंस माने जा सकते हैं। और अगर 2 स्टेटमेंट में यदि कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर 3 बातों के बेस पर उनकी रिलायबिलिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। पहला, स्टेटमेंट के समय मृतक व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक थी। दूसरा ये कि मजिस्ट्रेट या हाई ऑफिशियल्स के सामने दिए गए स्टेटमेंट को ज्यादा रिलायबल माना जा सकता है। और तीसरा ये, बाद में दिया गया स्टेटमेंट यदि बाकी एविडेंस के आधार पर ज्यादा रिलायबल है तो फिर उसे मान्यता दी जा सकती है। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या बयान को साबित करने के लिए और सबूतों की जरूरत पड़ती है? तो देखिए, अगर कोर्ट इस बात से सहमत है कि डाइंग डिक्लेरेशन सच है और पीड़ित ने इसे स्वेच्छा से दिया है तो इस आधार पर बिना किसी दूसरे एविडेंस के सजा मिल सकती है, बशर्ते ये बयान किसी के दबाव में या बहकावे में आकर के ना दिया गया हो। अगर मरने के पहले का बयान छोटा हो तो उसके सच होने की गारंटी मानी जाती है। आमतौर पर कोर्ट इस बात के लिए मेडिकल रिपोर्ट को देखती है कि क्या मृतक डाइंग डिक्लेरेशन देने के पहले मानसिक तौर पर फिट कंडीशन में था या नहीं। लेकिन जहां मरने से पहले विक्टिम का स्टेटमेंट लेने वाला गवाह यह कहता है कि डिसीज्ड आखिरी स्टेटमेंट देते समय मानसिक तौर पर फिट और होश में था, उस सिचुएशन में मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अंकिता के केस में शाहरुख को क्या सजा मिल सकती है? अंकिता को जिंदा जला दिए जाने के बाद से ही आरोपी शाहरुख को सख्त सजा दिए जाने की मांग उठ रही है। पुलिस इस मामले में शाहरुख हुसैन और उसके एक साथी छोटू खान को गिरफ्तार कर चुकी है। शुरू में पुलिस ने शाहरुख को आईपीसी सेक्शन 328 पॉइजन या एटसेट्रा आदि से चोट पहुंचाना, आईपीसी सेक्शन 307 हत्या का प्रयास, आईपीसी सेक्शन 506 आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज किया था। अंकिता की मौत के बाद उसके खिलाफ मर्डर के चार्ज यानी आईपीसी सेक्शन 302 के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी सेक्शन 302 हत्या के मामले में लगती है और इसमें दोषी पाए जाने पर मौत की सजा भी हो सकती है। मौत की सजा तब होती है जब कोर्ट इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान लेता है। प्लानिंग करके की गई हत्या को भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है। उम्मीद करता हूं इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।